नमस्कार, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम वैज्ञानिक पद्धति पर चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ, चरण एवं महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति पर चर्चा करने से पहले हम विज्ञान का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। साधारणतः लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार की विषय सामग्री से लगाते हैं। इस दृष्टि से वे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि को ही विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, समाजों एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान नहीं मानते। वे तो समझते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटमों, पिंडों, नक्षत्रों, चट्टानों, जीवाणुओं, कंकालों एवं खोपड़ियों के अध्ययन से संबंधित विषय ही विज्ञान है, परंतु यह उनका भ्रम मात्र है। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए संग्रहित किया जाए तथा इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाएं, तो ऐसे विषय को विज्ञान मानेंगे। अब हम विज्ञान की कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। स्टुअर्ट चेस के अनुसार विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। कार्ल पियर्सन के अनुसार सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में। लुंडबर्ग के अनुसार विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न भ्रम ही उत्पन्न करता है। लैंडिस की मानता है कि विज्ञान तो विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में है या समाजशास्त्र में। बर्नार्ड ने विज्ञान की परिभाषा 6 मुख्य प्रक्रियाओं के रूप में की है, जो किस प्रकार है। पहला परीक्षा, दूसरा सत्यापन, तीसरा परिभाषा, चौथा वर्गीकरण, पांचवा संगठन तथा छठा अभिविन्यास। इसमें भविष्यवाणी करना या व्यवहार में लाना भी सम्मिलित है। तो अब तक हमने जितने विद्वानों की परिभाषाओं पर चर्चा की, उससे यह तो स्पष्ट होता है कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान से है। अब हम विज्ञान के प्रमुख तत्व या उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। मार्टिनडेल और मोनाचेसी ने विज्ञान के विभिन्न तत्वों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि विज्ञान भी विचारने का ही ढंग है और सभी प्रकार के विचारों की तरह यह समस्याओं के प्रत्युत्तर के रूप में उदित होता है। उन्होंने जो विज्ञान के तत्व बताए थे वो हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पहला है अवलोकन। विज्ञान में अवलोकन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गुडे एवं हार्ट ने लिखा है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। तब समाजशास्त्री को अपने आप को सावधानीपूर्वक अवलोकन करने में प्रशिक्षित करना चाहिए। यंग ने अवलोकन को नेत्रों द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन नाम दिया है। अनुसंधानकर्ता स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर घटना, विषय या तथ्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। विज्ञान में अवलोकन का विशेष महत्व है। अगला जो प्रमुख तत्व है सत्यापन तथा वर्गीकरण। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है। इसी को सत्यापन के नाम से पुकारा जाता है। अन्य शब्दों में सत्यापन का अर्थ किसी भी प्राप्त तथ्य या निष्कर्ष की प्रामाणिकता का पता लगाना है। सत्यापन के लिए पहली स्थिति से मिलती जुलती किसी अन्य स्थिति को लिया जाता है और यदि दोनों परिस्थितियों में समानता पाई जाती है तो दोनों की प्रकृति एक सी है, तो यह कहा जा सकता है कि प्राप्त तथ्य प्रामाणिक है। प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। इसमें तथ्यों को अलग अलग वर्गों में इस प्रकार रखा जाता है कि एक वर्ग में समान तथ्य ही आए और इस आधार पर बनने वाले विभिन्न वर्गों के बीच एक पारस्परिक संबंध बना रहे। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना है ताकि वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकें। अगला जो प्रमुख तत्व है वो है सामान्यीकरण। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व या विशेषता सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण का अर्थ प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने से है। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष को संपूर्ण तथ्य या पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। उदाहरण के रूप में कुछ प्रतिनिधि विद्यार्थियों के अध्ययन के आधार पर कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं
जो केवल अध्ययन किए गए विद्यार्थियों पर ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण क्षेत्र अथवा समूह के सभी विद्यार्थियों पर लागू होते हैं। अगला तत्व है भविष्यवाणी। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता का होना है। यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान लगाया जाए तो उस विषय को विज्ञान कहा जाएगा। सर्वेक्षण या शोध कार्य के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष यदि प्रामाणिक हैं अर्थात सत्य हैं तो भविष्य में भी परिस्थितियों के समान रहने पर वे सत्य ही रहेंगे। इस प्रकार विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता पाई जाती है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति। उस विषय को विज्ञान कहा जाता है जिससे संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करे। गिलिन और गिलिन ने विज्ञान में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए इसकी 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहली, तटस्थता या वैश्विकता। इसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ और निष्पक्ष होकर घटनाओं का अध्ययन करता है और उन्हें ठीक उसी रूप में चित्रित करता है जिस रूप में वे वास्तव में हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने अध्ययन में व्यक्तिक इच्छा, रुचि, रुझान, पूर्वाग्रह, भय आदि को तनिक भी स्थान नहीं देता। जो अगली वैज्ञानिक प्रवृत्ति है वो है धैर्य। तथ्यों को एकत्रित करने, उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने और कार्यशीघ्र समाप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुसंधानकर्ता पर कई प्रकार के दबाव पड़ते रहते हैं, परंतु उसे जल्दबाजी में न तो अवलोकन करना और न ही कोई निष्कर्ष निकालना या घोषणा करनी चाहिए। इन सब के लिए धैर्य अत्यंत आवश्यक है। कठिन परिश्रम। प्रकृति के रहस्यों, अपने चारों ओर के संसार और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को उनके सही रूप में समझने के लिए कठिन परिश्रम की बलवती इच्छा का होना अत्यंत आवश्यक है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति। इसका तात्पर्य यह है कि अनुसंधानकर्ता को खुले मस्तिष्क से उस समय तक खोज करते रहना या तथ्यों का पता लगाते रहना चाहिए जब तक कि विषय से संबंधित आवश्यक प्रमाण प्राप्त न हो जाएं और उनकी परीक्षा न कर ली जाए। रचनात्मक विचार शक्ति। वैज्ञानिकों के लिए केवल तथ्यों को एकत्रित कर लेना मात्र ही काफ़ी नहीं है। उसके मस्तिष्क में तो यह बात घूमती रहनी चाहिए कि आखिर इन तथ्यों का अर्थ क्या है और इनके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और किन सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। सिद्धांतों की खोज की दृष्टि से रचनात्मक विचार शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ। विज्ञान के अर्थ को समझ लेने के पश्चात अब यह जान लेना आवश्यक है कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, यह क्या है, इसकी सहायता से अध्ययन कैसे किया जाता है। साधारणतः उस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है जिसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ या निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है। इस हेतु वह अवलोकन करता है, प्रश्नावली, अनुसूची या किसी अन्य प्रविधि की सहायता से तथ्य संकलित करता है, उनका वर्गीकरण एवं सारणीयन करता है, विश्लेषण एवं व्याख्या करता है, कार्य कारण संबंधों का पता लगाता है, सामान्यीकरण करता है, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है और नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है और फिर उनका सत्यापन करता है। इससे उसकी पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ के संबंध में लुंडवर्क ने लिखा है कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। अन्यत्र आप ही लिखते हैं कि समाज वैज्ञानिकों में यह दृढ़ विश्वास पाया जाता है कि उनके सम्मुख जो समस्याएं हैं उनका समाधान सामाजिक घटनाओं के बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण द्वारा ही संभव है। अपने यथार्थ स्वरूप में इसी उपागम को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। अब हम वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में ज्ञान प्राप्त करने या तथ्य एकत्रित करने हेतु समाजमिति, अवलोकन पद्धति, अनुसूची अथवा प्रश्नावली पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एकाधिक पद्धतियों को काम में लेते हुए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है।
अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों के संकलन हेतु अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करता है। इसमें काल्पनिक या दार्शनिक विचारों को कोई स्थान नहीं दिया जाता। इसमें तो अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण और तथ्यों का संकलन करता है। यदि समाज वैज्ञानिक को बाल अपराध अथवा वेश्यावृत्ति की समस्या का अध्ययन करना है या भीड़ व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है, तो वह इनसे संबंधित तथ्यों को स्वयं घटना का अवलोकन करते हुए एकत्रित करेगा। तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। असंबद्ध या बिखरे हुए आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाए। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। यह कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। किसी भी विषय को विज्ञान मानने का प्रमुख कारण यह है कि उसमें सही निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। क्या है का उल्लेख किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। कोई भी विज्ञान इस बात पर विचार नहीं करता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अथवा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वह तो घटनाओं का या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है। वे जिस रूप में है उनका ठीक वैसे ही चित्रण करता है। क्या है का उल्लेख करता है। उदाहरण के रूप में विज्ञान तो संयुक्त परिवार प्रथा या जाति व्यवस्था का प्राप्त तथ्यों के आधार पर ठीक उसी रूप में उल्लेख करता है जिस रूप में वे हैं, न कि यह बताने की प्रयत्न करता है कि वे अच्छी हैं या बुरी हैं। कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। विज्ञान तो किसी घटना या समस्या के पीछे छुपे कारणों की खोज करता है। वह तो यह मानकर चलता है कि कोई भी घटना जादुई चमत्कार से घटित नहीं होती है, कुछ विशिष्ट कारणों से घटित होती है, जिनका पता लगाना वैज्ञानिक का दायित्व है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एवं दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत कार्य कारण के सह संबंध को स्पष्ट करता है। सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण या विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर ही सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं। सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव। समाज विज्ञान भी भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा और पुनर्परीक्षा करने में सक्षम है। इनमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और इस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनकी प्रामाणिकता की जांच भी की जा सकती है। समाज विज्ञानों में सिद्धांतों की जांच करना वास्तव में संभव है। उदाहरण के रूप में तथ्यों के आधार पर प्राप्त इस निष्कर्ष की कि टूटे परिवार बाल अपराध के लिए काफी सीमा तक उत्तरदायी हैं, अलग अलग स्थानों पर परीक्षा और पुनर्परीक्षा की जा सकती है। सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परिस्थितियां समान रहें तो समाज विज्ञानों में विकसित सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। उदाहरण के रूप में यह सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से ठीक पाया जाता है कि पारिवारिक विघटन सामाजिक विघटन पर आधारित है। भविष्यवाणी करने की क्षमता। कोई भी विषय इस कारण विज्ञान माना जाता है कि वह क्या है के आधार पर क्या होगा बताने में अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थ है। अन्य शब्दों में वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने की प्रत्येक विज्ञान की क्षमता है। उदाहरण में के रूप में समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र यह बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में रहेगी तथा परिवारों के कौन से प्रकार विशेष रूप से पाए जाएंगे। समाजशास्त्र के मौजूदा ज्ञान के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही यह भी भविष्यवाणी करने में काफी सीमा तक समर्थ है। वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया जाता है। बिना वस्तुनिष्ठता के वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना किसी भी रूप में संभव नहीं है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है
घटना का अध्ययन ठीक उसी रूप से करना जिस रूप में वे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अध्ययनकर्ता को प्रत्येक स्तर पर इस बात का विशेष सावधानी रखनी होती है कि उसके स्वयं के पूर्वाग्रहों, विचार, भावनाओं, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अध्ययन में बाधक नहीं बने। उसे तो पूर्णतः निष्पक्ष होकर तथ्य या घटनाओं का यथार्थ चित्रण करना है, निष्कर्ष निकालना है, प्राकल्पना की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करना है। तो हमने वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं को जान लिया है। अब हम वैज्ञानिक पद्धति के चरणों की चर्चा करेंगे। प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है। वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने तथा नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करने हेतु अध्ययनकर्ता को निश्चित चरणों से गुजरना होता है। जब वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कोई अध्ययन किया जाता है तो इस हेतु अध्ययनकर्ता को विभिन्न चरणों या सोपानों से होते हुए सैद्धांतिकरण या सामान्यीकरण की अवस्था तक पहुंचना होता है। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरणों का वर्णन किया है। प्रथम, कार्यशील कल्पना का निर्माण। द्वितीय, अवलोकन एवं तथ्यों का आलेखन। तृतीय, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण एवं संगठन। और चतुर्थ, सामान्यीकरण। श्रीमती पीबी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के 6 चरणों का उल्लेख किया है। अध्ययन हेतु समस्या का चुनाव, कार्यशील प्राकल्पना का निर्माण, वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता से समस्या या घटना का अवलोकन एवं खोज, संकलित तथ्यों का आलेखन, तथ्यों का विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण तथा वैज्ञानिक सामान्यीकरण। वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों का विवरण हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले समस्या का चुनाव। सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता को किसी समस्या का चुनाव और उससे संबंधित साहित्य या उपलब्ध सूचनाओं का अध्ययन करना होता है। समस्या का चुनाव काफ़ी सोच विचार के पश्चात पूर्व ज्ञान और पूर्व अवलोकन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जो दूसरा चरण है, अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण। समस्या का चुनाव कर लेने के पश्चात अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। ये उद्देश्य सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। प्राक कल्पना का निर्माण। समस्या का चुनाव हो जाने के पश्चात प्राक कल्पना का निर्माण किया जाता है। लुंडबर्ग के अनुसार प्राक कल्पना एक काम चलाऊ निष्कर्ष या सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना शेष है। प्राक कल्पना अध्ययन की दिशा और क्षेत्र निर्धारित करने में योग देती है। अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाइयों का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाइयों का निर्धारण भी वैज्ञानिक पद्धति का ही एक प्रमुख चरण है। अध्ययन क्षेत्र को निश्चित कर लेना इस दृष्टि से आवश्यक है कि अध्ययनकर्ता स्वयं यह जान ले कि उसे किस क्षेत्र का अध्ययन करना है ताकि वह व्यर्थ की सामग्री एकत्रित करने से बच सके। यदि अध्ययन क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और क्षेत्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना संभव नहीं है तो निर्दर्शन विधि की सहायता से कुछ इकाइयों का चुनाव कर लिया जाता है और उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन पद्धतियों एवं उपकरणों का चुनाव। क्षेत्र का निर्धारण कर लेने के पश्चात अध्ययन हेतु अध्ययन पद्धतियों एवं उपकरणों का चुनाव किया जाता है। अध्ययनकर्ता के उद्देश्य एवं प्रकृति को ध्यान में रखकर यह निश्चित करता है कि उसे सूचना एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार विधि, अनुसूची अथवा प्रश्नावली का प्रयोग करना है या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति या किसी अन्य विधि का प्रयोग करना है। यदि वह साक्षात्कार विधि का प्रयोग कर रहा है तो अध्ययन के उपकरण के रूप में वह साक्षात्कार निर्देशिका भी तैयार करता है। सूक्ष्म एवं सावधानीपूर्वक अवलोकन। जब विषय सामग्री या घटना का सूक्ष्म एवं सावधानीपूर्वक अवलोकन किया जाता है एवं तथ्य संकलित किए जाते हैं, अवलोकन के अतिरिक्त अध्ययन को किसी अन्य विधि का सहारा भी तथ्य संकलन हेतु लिया जाता है। संकलित तथ्यों को लिखा जाता है। वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या। अगला चरण है तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या। भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रमुख चरण है। एकत्रित तथ्यों को समानता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा जाता है। फिर सारणियां तैयार की जाती हैं एवं तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। अगला चरण है सामान्यीकरण। तत्पश्चात सामान्यीकरण किया जाता है, अर्थात वर्गीकृत तथ्यों के प्रतिमान के आधार पर निष्कर्ष निकाले एवं सामान्य नियम बनाए जाते हैं। इन्हीं सामान्य नियमों को वैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाता है। जांच एवं पुनर्परीक्षण।
फिर सामान्य नियमों की जांच एवं पुनः परीक्षण किया जाता है। निष्कर्षों एवं नियमों की जांच की जाती है। यह पता लगाया जाता है कि वे सार्वभौमिक रूप से सही हैं या नहीं, अथवा उनमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। और जो आखिरी चरण है वो है भविष्यवाणी। तत्पश्चात एकत्रित तथ्यों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। भविष्य की घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस प्रकार जब किसी विषय की अध्ययन वस्तु इस वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है, वह विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। सही ज्ञान के संचय का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। कार्ल पियर्सन ने भी लिखा है कि सत्य के लिए लघु मार्ग नहीं है, विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से गुजरने के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग। कुछ लोगों का कहना है कि सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति तो बहुत ही जटिल है। सामाजिक घटनाएं बदलती रहती हैं। सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का भी अभाव पाया जाता है। सामाजिक घटनाओं को नापा तोला नहीं जा सकता। सामाजिक घटनाओं के कार्यकारण संबंधों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। यह भी कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान के पास प्रयोगशाला ही नहीं है। वे सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन ही नहीं कर सकते। वे भविष्यवाणी करने में भी असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक विज्ञान और उनके क्षेत्र में किए जाने वाले सामाजिक अनुसंधानों को कैसे वैज्ञानिक माना जा सकता है? वास्तविकता यह है कि आज विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इन तथ्यों के आधार पर नियमों का प्रतिपादन किया जाता है और ये नियम सार्वभौमिक होते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञानों एवं सामाजिक अनुसंधानों की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र और इसके क्षेत्र में होने वाले अनुसंधानों की प्रकृति भी वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें विज्ञान की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। विज्ञान के प्रमुख तत्व या विशेषताएं अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति है। इन पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें तथ्य संकलन के लिए सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, समाज मिति, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि का उपयोग किया जाता है। इनमें ऐतिहासिक, तुलनात्मक एवं संरचनात्मक, प्रकारात्मक पद्धतियों का सहारा भी लिया जाता है। इसमें से उपयुक्त पद्धतियों का प्रयोग करते हुए तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में क्या है में रुचि ली जाती है, न कि क्या होना चाहिए में। तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र में घटनाओं का वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन किया जाता है, उनका यथार्थ चित्रण किया जाता है। उदाहरण के रूप में जब दहेज प्रथा पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार किया जाता है तो यही बताया जाता है कि दहेज प्रथा का वर्तमान स्वरूप क्या है, इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है, किन परिस्थितियों ने इसे प्रोत्साहन दिया है, इस प्रथा का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके परिणाम क्या हैं आदि। समाजशास्त्री अपने अध्ययन में दहेज प्रथा से संबंधित इन बातों का ही विवेचन करता है कि वह यह नहीं करता है कि इस प्रथा को बंद किया जाना चाहिए, अर्थात वह उपदेशात्मक या आदर्शात्मक बातें नहीं बताता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है, नियम प्रतिपादित किए जाते हैं, उन नियमों का परीक्षण और पुनर्परीक्षण भी किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिपादित नियमों में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों की सहायता से न केवल वर्तमान घटनाओं की विवेचना और व्याख्या की जाती है, बल्कि भविष्य में घटित होने वाली संभावित घटनाओं का उल्लेख भी किया जाता है। समाजशास्त्र ने अपने अध्ययनों के आधार पर भविष्यवाणी करने की क्षमता का काफ़ी विकास कर लिया है। अतः हम कह सकते हैं कि चूंकि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अतः इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सामाजिक वैज्ञानिक पद्धति समझाने में मैं सफल रहा हूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।